हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ वो है अमलगमेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अमलगमेशन के मीनिंग, इसके जो भी इसके टाइप हैं वो सब अपने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो इसका थ्योरी वाला पोर्शन है। तो प्रैक्टिकल में बेसिकली कुछ चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से जो एक्वायरर है, एक्वायरी होते हैं, उनकी बुक्स में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन किस तरह से की जा सकती हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। ए और बी वर अमलगमेटेड ऑन एंड फ्रॉम 1st April 2017. A new company C Limited was formed to take over business of the existing companies. Equities, liabilities and assets of A Limited and B Limited as on 31st March 2017 are given below. तो यहाँ A और B के हमें एसेट्स भी गिवन है और लाइबिलिटीज़ भी गिवन है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोला गया है, 10% डिबेंचर होल्डर ऑफ A Limited and B Limited were discharged by C Limited issuing such number of its 15% debenture of ₹100 each so as to maintain the same amount of interest। कि A और B के डिबेंचर को C ने डिस्चार्ज कर दिया और इस तरह से डिस्चार्ज किया कि उनके जो पहले डिबेंचर थे वो 10% के थे। मीन्स उनको जो इंटरेस्ट पे किया जाता था वो 10% की रेट से पे किया जाता था। अब जो डिबेंचर इशू किए जाएंगे वो 15% की रेट से इशू किए जाएंगे। लेकिन वहाँ पर क्या है कि नंबर अब हमें नहीं पता, नंबर अब हमें कंप्यूट करना पड़ेगा, लेकिन नंबर इतना होगा कि उनके इंटरेस्ट के अमाउंट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। को 10% की रेट से मिल रहा था, सेम इंटरेस्ट उनको 15% की रेट से भी मिलेगा। नेक्स्ट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द टू कंपनीज आर इशूड इक्वलेंट नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ सी लिमिटेड एज ए प्राइस ऑफ ₹150 पर शेयर। कि उनके पास पहले जितने प्रेफरेंस शेयर थे उनको हमने उतने ही प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, उनको ₹150 में इशू किया गया, फेस वैल्यू ₹100 की है। सी लिमिटेड विल इशू 5 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड। सी क्या करेगा, ए को एक के बदले में 5 इक्विटी शेयर इशू करेगा एंड 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड। और बी के एक के बदले में 4 इशू किए जाएंगे। द शेयर्स आर टू बी इशूड एट द रेट ऑफ ₹30 ईच। ये जो शेयर उनको इशू किए जाएंगे वो ₹30 का एक शेयर होगा और इसकी जो फेस वैल्यू है वो ₹10 की है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड एज ऑन 1st April 2017 आफ्टर द अमलगमेशन हैज़ बीन कैरिड आउट। इससे पहले बोला गया था कि 10 की फेस वैल्यू वाला शेयर है और 30 में इशू किया जा रहा है। दैट मीन्स जो शेयर इशू हो रहा है वो बेसिकली हम जो इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम पर इशू हो रहा होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू हो रहा होगा, क्योंकि 20 वाले शेयर को हम 10 में इशू कर रहे हैं। 10 वाले शेयर को 30 में इशू किया जा रहा है, तो मीन्स जो रिमेनिंग अमाउंट है वो प्रीमियम की तरह है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड। तो आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। इन सबसे पहले क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, परचेज कंसिडरेशन, कि शेयर होल्डर को क्या क्या दिया जा रहा है। तो सबसे पहले बात हो रही है कि इक्विटी के बदले में जो इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, प्रेफरेंस के बदले में जो शेयर दिए जा रहे हैं वो प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं। तो आपको पहले ये नंबर निकालना पड़ेगा कि प्रेफरेंस को हम कितने शेयर अलॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शेयर जो है वो एक शेयर 100 की फेस वैल्यू का शेयर है। आप यहाँ अमाउंट चेक करेंगे कि प्रेफरेंस की अमाउंट है कितनी। तो यहाँ पर हमें ये अमाउंट गिवन है 300 एंड 200 लैक्स में गिवन है। तो आप नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए सबसे पहले तो इस 3 करोड़ को 100 से डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स ए लिमिटेड में जो शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर है वो 3 लाख का है, और बी लिमिटेड में जो प्रेफरेंस शेयर है सेम वे से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वो 2 लाख का हुआ। अब आप इस जो नंबर अभी हमने कंप्यूट किया तो उनको हम शेयर दे कितने में रहे हैं, इनको शेयर हम ₹150 में दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। सेम आपको बी का भी कंप्यूट करना है, तो 2 लाख को 150 से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर बी का परचेज कंसिडरेशन आएगा।
अब इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है, उनको भी इक्विटी इशू किया जा रहा है, उनको इक्विटी शेयर दे रहे हैं और 10 वाला शेयर 30 में इशू किया जा रहा है। एक के बदले में 5 ए कंपनी के शेयर होल्डर को और एक के बदले में 4 बी कंपनी के शेयर होल्डर को दिया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले तो हमें उनका नंबर कंप्यूट करना पड़ेगा। इक्विटी 100 का एक है और यहाँ पर 800 लाख्स की इक्विटी गिवन है, बी कंपनी के 750 लाख्स के हैं। तो आप नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप इनको 100 से डिवाइड करेंगे तो इनका नंबर आ जाएगा। ये तो इनका नंबर आया जो एग्जैक्टली इनकी कंपनी के अंदर है। लेकिन सी इनको कितना देगा, एक के बदले में 5 है तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक के बदले में 4 है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो शेयर दिया जा रहा है वो 30 में इशू हो रहा है। तो आप इन नंबर को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगी। तो ये हुआ जो हम शेयर होल्डर को देते हैं वो परचेज कंसिडरेशन होता है। डिबेंचर होल्डर को जो भी दिया जाता है तो वो परचेज कंसिडरेशन में नहीं आता, ये हमें बता चुकी हूँ पहले आपको। तो ए लिमिटेड का जो टोटल परचेज कंसिडरेशन आया है तो वो हम कंप्यूट यहाँ पे हमने कर लिया, दैट इज़ 1650, और बी लिमिटेड का जो परचेज कंसिडरेशन है वो 1200 का है। तो इस तरह से हम परचेज कंसिडरेशन दोनों का कंप्यूट कर लेंगे। अब हमें ये देखना है कि सी लिमिटेड ने मतलब गुडविल था या रिजर्व था, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सी लिमिटेड के लिए। जब उसने दोनों कंपनी को टेक ओवर किया, जब उनका अमलगमेशन हुआ, तो वो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। देखो अभी हमने परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट किया, इसके बाद हम नेट एसेट कंप्यूट करेंगे। नेट एसेट कैसे आएगा कि जिन एसेट को सी लिमिटेड टेक ओवर कर रही है उनमें से उन लाइबिलिटीज़ को डिडक्ट कर दिया जाएगा जिनको सी लिमिटेड ने टेक ओवर किया। तो वहाँ से हमारे पास नेट एसेट आ जाएंगी कि ए और बी दोनों की नेट एसेट अवेलेबल होंगी। इसके बाद आपको उसका कंपैरिजन करना होता है परचेज कंसिडरेशन के साथ। अगर हम नेट एसेट के बदले में ज़्यादा परचेज कंसिडरेशन पे कर रहे हैं तो उसका रीज़न है कि हम गुडविल के लिए दे रहे हैं, और इसका ऑपोजिट अगर नेट एसेट की वैल्यू ज़्यादा है और हम परचेज कंसिडरेशन कम पे कर रहे हैं, दैट मीन्स जो डिफरेंस होगा तो वो कैपिटल रिजर्व होगा। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एसेट लाइबिलिटीज़ वगैरह को टेक ओवर जितना भी किया गया है उनमें से लाइबिलिटीज़ को हम डिडक्ट करेंगे। तो जो लैंड एंड बिल्डिंग है आपको कोई रिवाइज वैल्यू नहीं दी है तो सभी को हम बुक वैल्यू पर ले लेंगे। ए कंपनी की 550 की है तो आप 550 की लैंड एंड बिल्डिंग दिखा देंगे। प्लांट एंड मशीनरी 350 की है, इन्वेस्टमेंट 150 की है, तो सारी एसेट को हमने ऐड कर दिया और माइनस करेंगे लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर। लाइबिलिटीज़ जो है आपको क्वेश्चन के अंदर जो लाइबिलिटी गिवन है वो डिबेंचर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर्स बीपी वगैरह है, ठीक है, इनको टेक ओवर किया है। तो आप इसमें से लाइबिलिटीज़ को डिडक्ट करेंगे जो भी लाइबिलिटीज़ टेक ओवर की गई हैं, ठीक है। यहाँ क्रेडिटर्स और बीपी को तो इन्होंने माइनस कर दिया। अब हम बात करते हैं डिबेंचर। डिबेंचर कितने टेक ओवर करे हैं। देखो इन्होंने बोला था कि डिबेंचर के बदले में हम डिबेंचर इशू करेंगे, लेकिन परसेंटेज की रेट चेंज हो रही है। पहले जो रेट थी वो 10% थी, अब जो रेट है वो 15% है, लेकिन नंबर कितना होगा, नंबर इस हिसाब से हमें कंप्यूट करना है कि इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो उनकी सेम रहेगी। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पहले आप इनका इंटरेस्ट चेक कर लीजिए कि कितना आता है। अगर हम ए कंपनी के डिबेंचर का देखें तो 60 लाख है, इसके ऊपर 10% अगर हम कंप्यूट करें तो 6 लाख के नियर अबाउट डिबेंचर का इंटरेस्ट होगा, और ऐसे ही बी लिमिटेड का 3 लाख के नियर अबाउट होगा। इन दोनों अमाउंट के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 60 का 10% 6 लाख, 30 का 10% 3 लाख हो जाएगा। तो ये इनका इंटरेस्ट है। अब आपको निकालना है कि नंबर ऑफ डिबेंचर कितने, अमाउंट ऑफ डिबेंचर कितनी होनी चाहिए। देखो बेटा, अगर तो हम क्या कर रहे हैं, देखो अगर हमारे पास इंटरेस्ट की रेट गिवन है, सपोज अगर हम एक्स अमाउंट के डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो इसका 15% हमें इंटरेस्ट पे करना है। जो इंटरेस्ट 10% की रेट से था वही इंटरेस्ट 15% की रेट से भी होना चाहिए, और 10% वाला इंटरेस्ट अभी हमने कंप्यूट किया तो वो 6 लाख का आया है। इसका मतलब आप डिबेंचर की अमाउंट कंप्यूट कैसे कर सकते हैं, 6 लाख इंटू 100/15 हो जाएगा। दैट मीन्स 40 लाख के जो डिबेंचर है वो कंपनी इशू करेगी, ठीक है। ऐसे ही आप बी लिमिटेड के भी कंप्यूट कर सकते हो, 3 लाख इंटू 100/15, तो वहाँ से उसके डिबेंचर भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो दोनों के डिबेंचर हमारे पास आ जाएंगे। तो ए लिमिटेड के जो डिबेंचर है वो 40 लाख के हुए और बी लिमिटेड के जो डिबेंचर है वो 20 लाख के हुए। आप यहाँ पर सी के लिए भी टोटल की फॉर्म में कंप्यूट कर सकते हैं, तो टोटल इनका 60 का हो गया। फिर हमने क्रेडिटर्स और बीपी दोनों को माइनस कर दिया।
अब आप इनका कंपैरिजन परचेज कंसिडरेशन के साथ करेंगे। तो यहाँ पर हमने नेट एसेट को कंप्यूट किया। ये नेट एसेट है जो ऊपर हमारे पास आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास नेट एसेट है। यहाँ पर नेट एसेट हमें गिवन है 1540 की और परचेज कंसिडरेशन 1650 का है। तो यहाँ पर जो परचेज कंसिडरेशन है वो नेट एसेट से ज़्यादा है। अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा होता है तो आप कम चीज़ों के बदले में ज़्यादा पे कर रहे हैं। आप ज़्यादा क्यों पे कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न होता है? कहीं ना कहीं आपको वो फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसकी जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है, तो उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। दैट मीन्स अगर आप जो उसकी नेट एसेट है उनके बदले में ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं तो वो ज़्यादा पे करने का रीज़न गुडविल है। तो यहाँ पर 110 की गुडविल आ जाएगी। ऐसे ही आप बी कंपनी का भी कंप्यूट करेंगे तो वहाँ पर जो नेट एसेट है वो 1290 की है, बट आप पे कर रहे हैं 1200 का, तो आप 90 रुपीज़ कम पे कर रहे हैं। तो कम पे करने का जो रीज़न है वो कैपिटल रिजर्व होगा। आप यहाँ पर अब नेट अमाउंट निकाल लेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 110 की गुडविल है, 90 का कैपिटल रिजर्व है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस कंप्यूट करेंगे तो 20 लाख की गुडविल हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद बैलेंस शीट में हम इसको कैसे शो करेंगे? अभी हमने गुडविल वगैरह कंप्यूट कर ली है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की। तो वो नोट नंबर 1 में हमें दिखाना है। नोट नंबर 1 में इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो ये कैसे आएगा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, जो कंपनी की अपनी खुद की कैपिटल है, अपनी खुद की जो कैपिटल है, कंपनी की सी की तो नहीं है, ए और बी को हम मर्ज कर रहे हैं, तो ए और बी की जो कैपिटल है, यहाँ हमने नंबर ऑफ शेयर उनके कैलकुलेट कर ही लिए हैं जो हमने उनको इशू किया है, अभी हमने यहाँ कंप्यूट किया था। तो प्रेफरेंस शेयर 3 + 2 लाख के हैं, इक्विटी शेयर 40 + 30 लाख के हैं। तो 70 लाख के तो इक्विटी हो जाएंगे। इनकी फेस वैल्यू 10 की है, तो आप बुक में फेस वैल्यू ही दिखाते हैं। और 3 लाख और 2 लाख ये 5 लाख के हैं। इनकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ की है, तो आपको इसको 100 पर ही शो करना है। 50 का प्रीमियम होगा प्रेफरेंस वाले केस में, और इक्विटी वाले केस में 20 का प्रीमियम होगा। तो आप ये अमाउंट यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, जो हमें शो करना है 70 लाख के इक्विटी शेयर है, 10 का एक है, तो 700 लाख्स में आ गया। ऐसे 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, 100 का एक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 लाख्स में हो गया। अब हम इन सब का टोटल कर देंगे। फिर आपको कैलकुलेट करना है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको सिक्योरिटी प्रीमियम कंप्यूट करना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम जो इक्विटी के ऊपर था, 70 लाख की इक्विटी है, हम वहाँ पर 10 वाले शेयर को 30 में इशू कर रहे हैं, तो 20 रुपीज़ का प्रीमियम है। आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रेफरेंस वाले केस में हम 100 वाले शेयर को 150 में इशू कर रहे हैं, तो 50 रुपीज़ का उसका प्रीमियम हुआ। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वहाँ से हमारे पास प्रीमियम की टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो आप यहाँ पर प्रीमियम को शो कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह सब रिजर्व एंड सरप्लस में चले जाएंगे। देन हम बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ की। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आ जाएंगे। जो डिबेंचर अभी हमने इशू करे हैं 40 लाख के हमने करे हैं ए लिमिटेड के बदले में, और 20 लाख के करे हैं बी लिमिटेड को। तो ये जो डिबेंचर है वो 60 लाख के हो जाएंगे। तो बुक्स के अंदर हम 60 लाख शो करेंगे। ट्रेड पेएबल दोनों के ऐड करके दिखा देंगे। टेंजिबल एसेट दोनों की ऐड करके दिखाएंगे। इनटेंजिबल एसेट में गुडविल आ जाएगी जो अभी हमने कैलकुलेट की है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके अंदर हमने जो गुडविल कैलकुलेट की थी, ए कंपनी से गुडविल आ रही थी, बी से रिजर्व आ रहा था, तो दोनों का जो डिफरेंस है 20 लाख की गुडविल है, तो उसको हम दिखा देंगे। इन्वेंट्रीज दोनों की ऐड करके दिखा देंगे। स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों के ऐड करके दिखाएंगे, और कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों का ऐड करके दिखा देंगे। इस तरह से एसेट और लायबिलिटीज़ का जो टोटल होगा वो इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हम ट्रांसफरर और ट्रांसफररी मीन्स एक्वायरर एंड एक्वायररी, पहले जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है। जहाँ पर ट्रांसफरर और ट्रांसफरेरी वर्ड यूज़ होते थे, तो वहाँ पर एक्वायरर एंड एक्वायररी वर्ड यूज़ होते हैं। तो हमने दोनों की बुक्स में समझा कि हम किस तरह से बेसिकली दोनों का किस तरह से हम कंबाइंड एक ट्रीटमेंट करेंगे। जो कंपनी उनको टेक ओवर कर रही है, जिस कंपनी की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसकी बुक के अंदर किस तरह से परचेज कंसिडरेशन को कंप्यूट किया जाएगा, किस तरह से बैलेंस शीट के अंदर हम उनकी एसेट लायबिलिटीज़ को शो करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट अमलगमेशन।
एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।